हेलो एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम इस चैनल पे एक मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं जो आपको जेई मेंस और एडवांस के एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपना डेवलप करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में। अभी तक हम क्या पढ़े हैं इस न्यू लेक्चर सीरीज़ में? हम पढ़े हैं अभी तक सेट एंड थियरी पढ़े हैं हम। तो अभी मैंने अभी तक सेट में आप लोग को क्या पढ़ाया है? सपोजिंगली आपको मैंने अभी तक बताया था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड ऑल। ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप ऐड कर लो। जब आप पीएनसी पढ़ोगे या पर प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम इंजीनियरिंग के एरिया में यूज होता है, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी वाले एरिया में आपको सबसे ज़्यादा यूज होता है यूनियन सेक्शन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन मीन्स ज़्यादातर यूज किया जाता है लैंग्वेज में और, एंड इंटरसेक्शन के लिए यूज किया जाता है एंड। जहाँ भी कहीं और मिलेगा तो उसका नोटेशन प्लस से होता है, एंड होता है तो मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो आप लोग इसको समझो, ठीक है। तो मैं अभी 2 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा जिसमें और एंड वर्ड यूज हुआ है, तो हम इसको करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ अभी रिवाइज़ करेंगे, जो फॉर्मूले हैं अभी हम कुछ उसको रिवाइज़ करेंगे। जैसे पहला था डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन रूल क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर है तो उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स ये यूनियन वाला जो है इंटरसेक्शन में होगा, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर ले लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इडियम पोटेंट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे ए यूनियन ए को हम ए बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन ए को हम ए बोलते हैं। इडियम पोटेंट अगर सेट होगा कोई तो वो क्या होगा, ए यूनियन ए को भी ए बोलते हैं। मीन्स क्या है, ए कोई ए सेट है, उसका ए के साथ फिर से यूनियन लेंगे तो ए होगा। अगर ए है फिर से ए इस पर डाला, इसका इंटरसेक्शन भी ए होगा, तो इसको हम बोलते हैं आइडियम पोटेंट रूल। फिर आइडेंटिटीज़ लॉ क्या होती हैं? अगर ए का किसी नल सेट्स के साथ आप अगर इंटरसेक्शन लोगे, सपोज करो ये ए है और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ फाई है बिल्कुल। ए ऐसा सेट है जो जिसके साथ कोई भी एलिमेंट नहीं, उसका अगर यूनियन लोगे तो ऑब्वियसली ए आएगा। या ए का इंटरसेक्शन करोगे, ए है ये यू है, ए का इंटरसेक्शन करोगे यू के साथ तो यही वाला पार्ट तो होगा, ये वाला पार्ट ओनली, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए, ठीक है। ये वाला रूल समझ में आ गया। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी अगर होगा तो बी यूनियन ए होगा, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी होगा तो बी इंटरसेक्शन ए जो है बराबर होगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब जो सी है वो किसके साथ एसोसिएट है, ए यूनियन बी के साथ। तो बी यूनियन सी को हम ए के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब आप समझो, ए यूनियन बी किसके साथ एसोसिएट है, सी के साथ, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं सी यूनियन, ये इक्वल होते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। वैसे ही इंटरसेक्शन का होता है, ओके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के केस में, ये आपको एकदम से समझ आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर आपने लगा दिया तो ये यूनियन जो है ना, देखो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसको, ये वाले यहाँ से। अब देखो ए यूनियन बी को एक साथ लेते हैं, ए यूनियन सी को एक साथ लेते हैं, इनको इंटरसेक्शन कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन जो है ना, ये जो बीच में ये होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। समझ में आया, ओके ओके। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस को बेसिकली ए डेल बी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ए, सपोज करो ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी ये होता है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ये जो होता है ये होता है बी माइनस ए, ठीक है। तो इसका अगर यूनियन आप लोगे ना तो इसको हम लोग ऐसे डेल से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा,
अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वेन डायग्राम पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 3 सेट का वेन डायग्राम। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि इसमें किसको क्या क्या बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा कि इसमें किस किस पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी समझो आप लोग, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली 2। ठीक है, अब समझो, हाँ, ये इसको बोलते हैं कॉमन फॉर 3। ठीक है, ये जो होता है, ये सेक्शन जो है, सॉरी, ये सेक्शन, ये सेक्शन और ये सेक्शन, इन तीनों को बोलते क्या हैं, एग्जैक्टली फॉर 1। ठीक है, ये हो गया 1 के लिए, ये हो गया 2 के लिए और ये हो गया 3 के लिए, एग्जैक्टली फॉर 3। ठीक है, ये जस्ट फॉर आपके रिवीजन के लिए था कि आपके माइंड में वो चीज़ें रिवीजन में आ जाए। ठीक है, ओके ओके। अब हम कुछ बेसिकली इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, सेट के कुछ फंडामेंटल थ्योरी के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, जिससे आपकी फंडामेंटल जो थ्योरी है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए, लेट ए एंड बी बी 2 sets such that A union B is equal to A, then A intersection B is equal to ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो, एक तो ये चीज़ समझ में आता है कि लेट ए एंड बी 2 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। सपोज कर लो ये ए है, इसका ऐसा एक बी सेट बनाना है जो यूनियन कर लेंगे तो ए के बराबर आएगा। सपोज कर लो आपका केस 1 में ये बनेगा, और कोई ऐसा केस है कि जो ए यूनियन बी कर देंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही तो हम करते हैं, ए और बी अगर कर लोगे तो ए यूनियन बी के केस में ए कब होगा, जब ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया ए यूनियन, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए के बराबर। ठीक है, ओके। अब आपसे क्या बोल रहा है कि देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप लोग बताइए, ए इंटरसेक्शन बी क्या ये होगा, ये इक्वल टू किसके होगा, बी के बराबर हो जाएगा। समझ आया, ओके। अच्छा, इसका मेथड 2 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हम करेंगे। अब इसको ए यूनियन बी इक्वल टू, अगर ए है तो हमें ए इंटरसेक्शन बी लाना है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी लाना है। ठीक है, अब देखो अब कैसे लाएंगे हम। अगर आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर याद हो, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, अगर बीच में हम किसी यूनियन से इसको ऐड कर देते थे तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना उसी के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे कि अगर ए यूनियन बी, ठीक है, अगर इंटरसेक्शन आप बी के साथ ले रहे हो तो इसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अच्छा, हम बी के ही साथ लिए, आप ए के भी साथ आप लेकर के ये केस देख सकते हो। ठीक है, ओके। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ठीक है, ओके। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन ए मीन्स व्हाट, आप इसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, यूनियन बी। ठीक है, ये जो है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ओके।
अभी हमने बी इंटरसेक्शन केवल ए यूनियन बी में लगाया है, तो ये क्या बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा ये ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब देखो ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है, हमने सही किया है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये वाली लाइन ओके है। एंड देन ओके, एंड बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यूनियन बी, ओके, एंड देन बी, ओके। आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे इसका ए के साथ, ठीक है। अब देखो, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा, ओके। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, ओके, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ इसको। आपको गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने बी का इंटरसेक्शन ले लिया, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज कॉल्ड बी। सो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ओके। इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं बाई क्यूमुलेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ओके। सो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब देखो, सपोज करो इसको भी हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं, ए हो गया एंड बी हो गया कि इसका इंटरसेक्शन ये हो गया। फिर ये कह रहे हैं इंट ए है और बी है, इसका इंटरसेक्शन बी करा रहे हैं हमसे, ठीक है, बी इंटरसेक्शन, सॉरी ये यूनियन, ठीक है। सो बी इंटरसेक्शन ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ऑफ बी, अब फिर आपसे यूनियन करा रहा था, मतलब इक्वल टू बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, समझ आ रहा है, ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी। और जब आपको यूनियन बी के साथ करना है तो ये वाला भी पोर्शन आ जाएगा उसके साथ पूरा, उसको बोल देते हैं बी, ओके ओके। दो मेथड से हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ ए बी सी बी 3 sets such that A union B is equal to A union C, A union B is equal to A union C, and A intersection B is equal to A intersection C, then proof B इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखो, अब A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C है, अगर आपके पास दिया हुआ है, फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव C के साथ हम चाहिए हमें कि क्योंकि B इक्वल टू C हमें प्रूफ करना है, तो हम C के साथ एक बार इंटरसेक्शन लेंगे, A यूनियन B इक्वल टू C इंटरसेक्शन A यूनियन C।
यूनियन के साथ खुलेगा सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इजकल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का मतलब सी हो गया। ठीक है, अब देखो सी इंटरसेक्शन ए करोगे फिर यूनियन सी कर दो तो ये सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी आ गया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास फिर से ए यूनियन बी इक्वल टू क्या था, ए यूनियन सी था। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों की तरफ फिर से इंटरसेक्शन लेंगे बी का। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? ओके, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना? ओके, ये बी हो जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन ए कर रहा है, बी इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी के साथ इंटरसेक्ट मतलब ये वाला पोर्शन, अब फिर यूनियन बी कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, इन सब पूरे मतलब इक्वेशन का क्या मतलब होगा कि ये बी के बराबर होगा। समझे आप? अब देखो बी, ठीक है, ओके, एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो इतना समझ में आ गया? ओके, अब देखो आपको क्या क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी भी दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन देखो, अब बी इंटरसेक्शन सी को क्या मतलब, ये और ये बराबर है, आप इसको सी इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, इसको हम ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। ये सब कुछ गिवन है। ये किसके थ्रू आप लिख सकते हैं, ये चीज़ आप किसके थ्रू लिख सकते हैं, मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, ये कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू। ठीक है, कि ए यूनियन बी जो होता है, बी यूनियन ए के बराबर होता है, इंटरसेक्शन बी उसके बराबर होता है। ठीक है, ओके ओके, सो ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका राइट और इसका लेफ्ट बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी। ठीक है, ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूँ जो जेई वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं लोग दे देता हूँ। सेम ऐसे ही लगेगा, आप लोग थोड़ा ट्राई करना है इसको। अगर नहीं हो पाए तो मेरे को बताना, आप लोग मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। ए एंड बी टू सेट्स दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स देन। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू बी। सेम इसमें भी क्या था, आप इसको देखो, ध्यान से देखोगे तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया था, हाँ इस क्वेश्चन में क्या था, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए और ए कॉमन था, बी एंड सी हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी था, तो ए तो सब में कॉमन है, तो बराबर क्या हो रहा था, बी इक्वल टू सी। ठीक है, अब इस केस में आप देखो, ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स। ठीक है, ए यूनियन एक्स एंड बी यूनियन एक्स। ठीक है, अब सो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, बी कॉमन हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन होता है इसका। क्वेश्चन लिखो, 20 टीचर्स of a school either teach
मैथमेटिक्स, either teach mathematics or physics 12 of them teach mathematics while 4 teach both the subjects. ठीक है. The number of teachers teaching physics only. ठीक है. इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को बताने का ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग समझने का ट्राई करना. ये मैथ है एंड ये फिजिक्स है. अभी मैं कॉमन चीज़ों के बारे में बात करूँगा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन. इसको क्या बोलते हैं? ओनली मैथ. इसको क्या बोलते हैं? ओनली फिजिक्स. सेट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे m माइनस पी. इसको क्या बोलेंगे? p माइनस m. इसका मतलब होता है केवल वो m में है, p में नहीं हो. इसको बोलते हैं जो दोनों में हो. ये मतलब होता है इसका. ठीक है. ओके. अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे. ये m है, ये p है. आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 टीचर्स फॉर ए स्कूल. टोटल 20 टीचर हैं. ठीक है. इधर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. ठीक है. तो ऐसा कोई टीचर नहीं है जो कुछ भी नहीं पढ़ाता है. ठीक है. तो हमारा जो यूनियन जो वो है यू होता है, यू इसी के अंदर आ गया. मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं है जो कुछ भी नहीं पढ़ाता है, इसलिए सारे टीचर इन्वॉल्व हैं. ठीक है. ना समझ में आ गया? ओके. इधर 20 टीचर्स ऑफ ए स्कूल इधर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स. इसमें देखो लैंग्वेज को समझो. इसमें दिया है 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स. इसमें कहीं इन्होंने ये नहीं बोला कि ओनली मैथमेटिक्स. मतलब आपको ये वाला सेक्शन पूरा आपको दिया गया है. ये वाला सेक्शन आपको पूरा दिया गया है, जो कि कितना है? जो कि है आपको 12. ठीक है. ओके. 4 टीच बोथ द सब्जेक्ट. 4 ऐसे हैं जो दोनों टीच कर रहे हैं आपको. ठीक है. 4. ओके. द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फिजिक्स ओनली. केवल आपसे पूछा गया क्या? ये वाले. आपसे पूछा क्या गया है? ये वाले. केवल आपसे ये वाले पूछे गया. ठीक है. तो सपोज कर लो ये x हो गया है. 12 ऐसे हैं जो या तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं. तो केवल ओनली मैथ्स कौन पढ़ा रहा होगा? कितने पढ़ा रहे होंगे? केवल 8. ठीक है. 4 ये दोनों पढ़ा रहे हैं. x ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हो जाएंगे? x माइनस 4. ठीक है. टोटल 20 है. कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं पढ़ाता है. ठीक है. अब यूनियन निकालो. 8 + 4 + x माइनस 4 इक्वल टू 20. इससे गया x इक्वल टू आ गया 12. लेकिन हमसे फिजिक्स वाले नहीं पूछा जा रहा हमसे. अगर ओनली केवल फिजिक्स देता तो हमारा आंसर 20 हो जाता. बट हमसे ओनली फिजिक्स पूछा है, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 आंसर. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जेई मेंस का. लेट क्वेश्चन है, नोट करो. p इक्वल टू थीटा सच दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा. एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. एंड q इक्वल टू
थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। बी 2 सेट्स, देन आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास ऑप्शन है ए पी इज प्रॉपर सेट ऑफ क्यू एंड क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 5, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक। बी क्यू इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ पी, सी पी इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ क्यू एंड डी पी इज इक्वल टू क्यू। पहले इसमें हम समझते हैं कि जो जो नोटेशन दिया है, क्या हमें नोटेशन समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन लगता तो इसको बोलते हैं सबसेट, लेकिन इक्वल टू साइन अगर नहीं लगा है मतलब क्या है, ये प्रॉपर सेट है, ठीक है। तो प्रॉपर सेट में का मतलब पी इज प्रॉपर सेट ऑफ क्यू, क्यू में कोई मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो पी में नहीं होगा, इसको बोलते हैं प्रॉपर सेट, ठीक है। एंड क्यू माइनस पी का मतलब क्या है कि क्यू का एलिमेंट पी में नहीं हो सकता है। जैसे सेट में हमने बताया था कि इसको बोलते हैं ए माइनस बी, अगर ए और बी ये दो सेट है, मतलब ये वो सेट है जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, बी में नहीं हो सकता। तो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ क्यू में है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, ठीक है, ओके। एंड क्यू इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ पी एंड पी इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ क्यू एंड डी है पी इक्वल टू क्यू, ठीक है। हमें आंसर करना है, हमें क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। सो गिवन है, क्या गिवन है, P इक्वल टू थीटा सच दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और थीटा की वैल्यू निकालना है। तो जब आप इसको इस साइड लेके जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आपने कॉमन किया, सो √2 + 1 हो गया। सो टेन थीटा इक्वल टू आ गया √2 + 1। चलो इसका मैं रफली वैल्यू बता सकता हूँ कि 67.5 डिग्रीज की रफली वैल्यू होती है। 67.5 डिग्री कॉमा इसमें 180 डिग्री अगर आप जोड़ दोगे तो 180 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ऐसे करके पूरा एक सीरीज आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ओके ओके। अब हम क्यू के ऊपर जाते हैं। क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू आपकी थी थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ठीक है, ओके। ओके, अब यहाँ से अगर आप देखोगे इस साइन थीटा को इस साइड लेके जाओगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 - 1 साइन थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/√2 - 1, ठीक है। एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 + 1, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। मतलब देखो थीटा की वैल्यू दोनों में क्या आ रहा है, 67 पॉइंट, यहाँ पर हमने कितना 0.5 डिग्री और सो ऑन, ठीक है। मतलब P एंड Q, P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q इज अ सबसेट ऑफ P, ये आ रहा है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Q। Q में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो P में नहीं है, मतलब कोई जैसे P जो है प्रॉपर सेट ऑफ Q नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Q में जितने भी एलिमेंट सपोज करो x1 x2 अगर P में है तो Q में भी x1 और x2 ही है, x3 नहीं है इसमें एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर सेट नहीं हो सकता। तो क्या होगा, जब P Q का सबसेट है और Q जो है P का सबसेट है, मतलब दोनों बराबर, दोनों के एलिमेंट बराबर हैं, तो P इक्वल टू Q हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। हम एक क्वेश्चन पे आते हैं, उसके पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एंड देन मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें अब हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सपोज करो आपके पास लेट सेट 2023 जेई का क्वेश्चन है ये, तो देखना आप लोग, समझना है। 2 3 5 2 3 4 एक एलिमेंट है, ठीक है, एंड
बी इक्वल टू 8, 9 एंड 12, ये 3 एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ elements in the relation R is equal to A1, B1 होल कॉमा A2, B2। ये हो गया। ये सारे एलिमेंट जो हैं किसके हैं? A क्रॉस B एंड A क्रॉस B के, ठीक है। और कंडीशन क्या है? A1 डिवाइड्स B2 एंड A2 डिवाइड्स B1। ओके, चलो मैं बताता हूँ। अब A क्रॉस B थोड़ा नया है, इसको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, एक टर्म होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये क्या होता है? आपको A एंड B गिवन है नॉन इम्प्टी सेट्स, ठीक है। द सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x, y, ठीक है, वेयर x belongs to A and y belongs to capital B is a Cartesian product, Cartesian product। अच्छा, सपोज कर लो आपके पास एग्जांपल में क्या है, A में अगर 1, 3, 5 है एंड B में आपके 4 एंड 5 है, तो कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा इसका? 1, 4, 1, 5, 3, 4, 3, 5, 5, 4 एंड 5, 5। ये हमारा हो गया A क्रॉस B, ठीक है। सो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इन जनरल, बट बराबर कब होगा? जब A क्रॉस B का सपोज करो ये एलिमेंट है 2, ठीक है। अगर x u के बराबर है और y v के बराबर है, देन A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होगा, ठीक है। इन जनरल बराबर नहीं होता है, ये बराबर होने का कंडीशन है कि इसका एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इसको आराम से कर लेना, मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों से हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होगा मैं हिंट दे दूंगा, करना आप लोग, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A में 2, 3, 4 है एंड B में 8, 9, 12 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन R में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बताना होता, R कैसा है? A, B, A1, B1। अच्छा, A में जो 2, 3 एंड 4 है एंड B में जो 8, 9, 12 है, 9, 12। सो इसका A1, B1 क्या बनेगा? अगर इसको A1 और ये B1, इसको अगर हम मान के चलते हैं, सो 2, 8, 2, 9, 2, 12, 4, 8, 4, 9, 4, 12, 2, 3, 4। सपोज कर लो आप यहाँ पे 3 रख लो, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। 3, 8, 3, 9, 3, 12, ओके, ठीक है। फिर से आपको क्या निकालना है? A2 एंड B2।
ऐसा नहीं, ए टू बी टू कहाँ का एलिमेंट है, फिर ये ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि वो बी क्रॉस ए का एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट है, मतलब सेम रिपीट होगा। मतलब फिर से लिख लेते हैं इसको, 2,8, 2,9, 2,12, 4,8, 4,9, 4,12, 3,8, 3,9, 3,12। अच्छा, हमें आर क्या बता रहा है कि आर ये बता रहा है A1, B1 टोटल, A2, B2। मतलब हमें इस तरीके से एक बनाना है। एक मैं बना के दिखाता हूँ आर क्या बनता है। जैसे सपोज करो 2,8 A1, B1 हो गया, ये A2, B2 हो गया, 2,8 एक एलिमेंट हुआ ये, ठीक है। ये क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ। दूसरा 2,8, 2,9। तो ऐसे एलिमेंट हमारे बनाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा कंडीशन क्या दिया है कि A1 डिवाइड्स B2 एंड A2 डिवाइड्स B1, A1 B1 A2 B2, A1 डिवाइड्स B2, आई होप यही दिया है, A1 डिवाइड्स B2 एंड A2 डिवाइड्स B1। A1 B2 को डिवाइड कर रहा है, A2 B1 को डिवाइड कर रहा है। ओके, ठीक है। A1 ठीक है। A1 किससे लिया गया है, हमारे इससे लिया गया है। ए क्या है हमारा, 2 3 4, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब समझो 2 जो है किसको किसको डिवाइड कर सकता है। आपके पास जितने भी बी के एलिमेंट हैं इनको लिख लो आप। बी के एलिमेंट क्या है, 8 9 12। जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो हमको वही रखना है जो A1 B2 को डिवाइड कर पाए। तो किसको किसको डिवाइड करेगा, 8 एंड 12 को। वैसे 3 किसको किसको डिवाइड करेगा, 9 एंड 12 को। 4 किसको किसको डिवाइड करेगा, 8 एंड 12 को। तो एक केस ये बना, दूसरा केस ये बना, ऐसे टोटल केस कितने हो गए, 6, ठीक है। अब दूसरा केस है A2 डिवाइड्स B1, A2 डिवाइड्स B1। इसमें से ही तो हम A2 को चूज कर रहे हैं, यही तो B1 फिर से आ गया, ठीक है। तो इसमें फिर से 6 केसेस बनेंगे, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। सो आपको बोला क्या है, अब हमने एंड, मैंने अभी आपको लेक्चर शुरू करने से ही बताया कि जहाँ पर भी एंड का क्वेश्चन आता है उसका मतलब था मल्टीप्लिकेशन। और अगर आ जाता है यहीं पे कि A1 डिवाइड्स B2 और A2 डिवाइड्स B1 तो हमारा प्लस हो जाता है। तब जाके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36, ठीक है। तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 36। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। सेम है, डिट्टो क्वेश्चन है, PYQ का ही है। आप लोग इसको ट्राई करो। लेट A इक्वल टू 1 3 4 6 and 9 एंड B इक्वल टू 2 4 5 8 10। ये हो गया। लेट R be a relation defined on A क्रॉस B, ठीक है। ऐसे हम करके निकाल लेंगे। सच दैट R इक्वल टू A1 B1 टोटल A2 B2, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन, क्वेश्चन सेम है, कंडीशन बट क्या चेंज हुआ है कि A1 लेस देन आर इक्वल टू B2, पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, B1 लेस देन आर इक्वल टू A2। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन R, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि A1 B1 और A2 B2 कोई अलग से कुछ इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अलग से कोई सेट नहीं है,
दोनों एलिमेंट सेम है क्योंकि A क्रॉस B ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। ठीक है, A1, अब पहले A की वैल्यू आप लिख लो। यहाँ पे क्या क्या था, 1 3 4 6 9। ये होमवर्क है बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बस। 2 4 5 8 एंड 10, ठीक है। अब तेरा A1 लेस देन और इक्वल टू B2, ये A1 से एलिमेंट आएगा, ये B2 का एलिमेंट आएगा। अच्छा, A1 में पहला एलिमेंट 1 है, 1 छोटा है या बराबर है B2 के, किस किस एलिमेंट से, 2 4 5 8 10, तीनों चारों से होगा। 1 जो है 2 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है या बराबर है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 5। कैसे, 1 2 हम लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, 1 5, हमारा ऐसे प्रोडक्ट बनेगा पूरा, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब कैसे बनेगा, प्रोडक्ट हमारा ऐसे बनेगा, देखो जैसे A1 है 1, सपोज कर लो 2 के साथ A1 B1 हो गया, कॉमा A2 B2 क्या होगा, A2 हमारा मान लो हो गया 3। अभी मैं सपोज करके बता रहा हूँ कि 3 एंड 2 ये हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा कि A1 B2 से छोटा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा एलिमेंट बनेगा। अभी मैं जस्ट आप लोगों को एक हिंट बता रहा हूँ कि ऐसे बनेगा, बट हम काउंट ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। 1 हो गया। अब 3 नंबर पर हम जाएंगे। 3 या तो बराबर है या तो छोटा है। 3 बराबर है या छोटा किससे किससे है, छोटा है, 4 से भी है, 5 से भी, 8 से, 10 से। 4 पे जाओगे जब, 4 बराबर है 4 से भी बराबर, 5 8 10, छोटा है मतलब 4 हो जाएगा। 6 पे हम जब जा देंगे, 6 क्या 5 से छोटा है, नहीं। 8 से छोटा है, 8 एंड 10 2। 9 से जब जाएंगे, 9 जो है छोटा है 10 से, बट क्या 8 से छोटा है, नहीं, मतलब 1। टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 4 8 2 10 1 11 5 16। 16 ऐसे वे होंगे, 16 ऐसे एलिमेंट होंगे। एंड देन दूसरा केस हमारा क्या है, B1 लेस देन आर इक्वल टू A2, ठीक है। अब B1 में देखो, 2 किससे छोटा है या बराबर है, 3 4 6 9, 1 से क्या छोटा है, नहीं। तो इसके पास कितने तरीके हो जाएंगे, 4 के पास जब जाओगे, 4 किससे छोटा है या बराबर है, 4 6 9 3। 5 में जब जाओगे, 5 किससे छोटा, 6 एंड 9। 8 पे जाओगे, 8 किससे छोटा है, 9 ओनली 1। 10 किससे छोटा है, किसी से नहीं, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। अब देखो फिर से देखो, इसमें यहाँ पे फिर से दिया है सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर, यहाँ पे एंड है, A1 लेस देन आर इक्वल टू B2, B1 लेस देन आर इक्वल टू A2, एंड का फिर मैंने साइन बताया 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 160, ठीक है। गुड, हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल्स थोड़े क्लियर हुए होंगे। मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि आप लोगों के फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर हो जाएं। अगर आप लोगों को और भी सेट के ऊपर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मेरे को इस क्वेश्चन पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस को खुद करिए, एंड अगर नहीं होता है, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर